चलिए। तो कल हमने पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं प्रीवियस लेक्चर का। उसके फिर उसके बाद आगे चलेंगे, आज समझेंगे नॉकिंग को, है ना। तो ये पिछले लेक्चर में हमने सारी चीजें देखी, है ना। ये सारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा। एक डीजल इंजन फ्यूल सिस्टम के बारे में समझा था, फ्यूल इंजेक्शन के टाइप देखे थे, है ना। कौन सा टाइप आजकल यूज करते हैं वो देखा था, सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम, जिसमें कॉमन और इंडिविजुअल पंप के बारे में हमने बात करी थी। इसकी वर्किंग को समझा था, है ना। ये हमने देखा था। ये इसका प्रैक्टिकली देखा था कैसे होती है। ये फिल्टर्स के बारे में बात की थी हमने, है ना। ये इंजेक्शंस का देखा था, फ्यूल पंप से इंजेक्शन कैसे होता है। ये जर्क टाइप फ्यूल पंप के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्शन के बारे में पढ़ा था। मैकेनिकल गवर्नर देखा हमने, न्यूमेटिक गवर्नर देखा। इंजेक्टर के बारे में हमने जाना, टाइप्स ऑफ इंजेक्टर्स पढ़े, है ना, या नोजल पढ़े। इनका कैसे फॉर्म क्रिएट होता है, कैसे स्प्रे होता है, उसके बारे में जाना। आज हम ये आज हम यहाँ से देखेंगे नॉकिंग को, हम समझने जा रहे हैं, है ना। नॉकिंग क्या है, तो इनका ग्राफ प्लॉट करके हम सारी चीजें देखेंगे। देखिए, कंप्रेशन ए से बी तक होगा, है ना। कंबर्शन के दौरान बी से सी तक प्रेशर, ये बी से सी तक किस में टाइम लग रहा है, कंबर्शन में। और सी से डी तक एक्सपेंशन, है ना। एक्सपेंशन के आगे सारे जो भी स्ट्रोक्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कंबर्शन और कंप्रेशन के बीच की, है ना। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं कंबर्शन की बात करूं तो कंबर्शन कैसे हो रहा है, इसकी बात करेंगे आज हम बात करेंगे बी से सी तक की, है ना। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम हीट ऐड कर रहे हैं, अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम जो हीट ऐड कर रहे हैं उसमें, है ना, हीट का जो एडिशन हो रहा है, ठीक बी से सी तक हो रहा है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये मैंने टीडीसी की एक लाइन दे रखी है सेंटर पर, है ना। 180 डिग्री ये क्रैंक एंगल्स दिखा रखे हैं मैंने। ये एक रिवॉल्यूशन है क्रैंक का। तो आज बी से सी तक की हम कंबर्शन की बात करेंगे कि कंबर्शन, इंटरनल कंबर्शन इंजन के अंदर कैसे हो रहा है। देखिए, यहाँ अगर मैं क्रैंक एंगल ले लो डिग्रीज में, है ना, ये 0, इधर जाएंगे तो 8, 20, 40, है, इधर जाएंगे तो 20, 40, 60, 80, है ना। क्रैंक ये रोटेट हो रही है, तो मैंने यहाँ सेंटर पे 0 मान लिया। अगर इधर जा रही है तो कुछ एंगल बना रही है ना। और इधर जा रही है तो कुछ एंगल बना रही है इस सेंटर लाइन के अबाउट। ये अगर आप 0 मानेंगे तो ये मैंने सेंटर में क्रैंक एंगल ले लिए हैं डिग्री में। यहाँ से 0 से इधर अगर मूव हो रही है तो ये एंगल्स दर्शाए इसमें, और इधर मूव हो रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो ये एंगल्स दर्शाए। ठीक, यहाँ मैंने प्रेशर ले लिया है बार्स में। अब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने 3 स्टेजेस दिखा रखी हैं। तो फ्यूल का कंबर्शन कैसे होगा, फ्यूल कैसे बर्न होगा, उन इन 3 स्टेजेस के थ्रू आज हम समझेंगे। देखिए, पहला स्टेज क्या कह रहा है, इग्निशन लैग। इग्निशन लैग को देखिए, इग्निशन लैग कहाँ से, ए से बी तक, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक है। ठीक, अब बेसिकली अगर हम बात करें तो ए से बी तक हो क्या रहा है, ये देखिए, यहाँ ये स्पार्क हो चुका है, ए पर स्पार्क हुआ, और ए से बी तक क्या हुआ, इग्निशन लैग। इग्निशन लैग का मतलब हम इमिडिएटली जैसे ही हमने स्पार्क किया वैसे ही फ्यूल में कंबर्शन नहीं होता। फ्यूल को क्या लगेगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उसको बर्न होने में टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम होगा, है ना। जैसे मैं बात करूं 0.001 सेकेंड, है ना, बहुत कम टाइम लगेगा, बट स्टिल कुछ टाइम लगेगा। ठीक, तो ये उस पोर्शन को हम दर्शा रहे हैं, ए से बी तक क्या दर्शा रहे हैं, इग्निशन लैग को। ठीक है, फ्यूल बर्न होने में कितना टाइम लगा ए से बी तक, ये देख रहे हो ये टाइम, ये इसमें कंबर्शन हो रहा है। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं बी से सी तक क्या चल रहा है। ठीक, तो देखिए, ए से बी तक क्या हम बता रहे हैं, इग्निशन लैग, यानी कि फ्यूल इंजेक्ट हो गया, है ना। फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट वाल्व खुलने से अंदर आ गया, हमने कंप्रेशन के एंड में स्पार्क जनरेट किया। स्पार्क जनरेट होते ही
पूरे फ्यूल में आग इमिजिएटली नहीं लगेगी, फ्यूल में आग इमिजिएटली नहीं लगेगी, क्या कुछ टाइम लेगी। वो टाइम कितना होगा, बहुत कम होगा, 0.001 सेकेंड, 0.002 सेकेंड्स, है ना। तो इस टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, इग्निशन लैग। अब ये बी से ए से बी तक ये क्या हुआ, प्रिपरेशन हो गई, है ना, फ्यूल को बर्न करने के लिए हमने स्पार्क दिखा दिया। अब बी से कंबर्शन स्टार्ट हुआ, बी से कंबर्शन स्टार्ट हुआ, और कहां तक, ये देखिए सी तक इसका प्रेशर हाई होगा, यानी कि बी से जलना शुरू हुआ, है ना, बी से जलना शुरू हुआ, और बी से जलने के बाद क्या हुआ, फ्लेम प्रोपेगेट होगा, है ना। यहां से क्या होगा, यहां से जलने के बाद फ्लेम प्रोपोगेट होगा और सी तक पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम हमारा कहां से कहां तक रहेगा, इस सेकंड स्टेज में, इस सेकंड स्टेज में। तो ये प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम बी से सी तक रहेगा। देखिए प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम का क्या मतलब है, ये मैंने स्पार्क ले लिया, मान लेते हैं ये स्पार्क प्लग लगा है, यहाँ इसने स्पार्क जनरेट हुआ, तो ये देखिए यहां से ये फ्लेम क्रिएट होगा, फ्लेम कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, और यहाँ पिस्टन की वाल्व को स्ट्राइक करेगा, ये पिस्टन का हेड है, तो यहाँ पे इसको स्ट्राइक करेगा, जिससे पिस्टन नीचे की तरफ मूव होगा। तो इस फ्लेम प्रोपोगेट होने में, इस फ्लेम के प्रोपोगेट होने में, इस फ्लेम के प्रोपोगेट होने में बी से सी तक का टाइम लग रहा है ना। बात समझ में आ रही है। अब देखिए सी से डी तक की बात करते हैं, सी से डी तक की क्या बात है, आफ्टर बर्निंग। अब इन गैसेस के बर्न होने पर यहां से बी से हमने जलाना शुरू करा, गैसेस एक्सपेंड हुई, यानी कि ये एक छोटी लेयर, ये एक बड़ी लेयर, ये एक बड़ी लेयर, है ना, ऐसे करके ये फ्लेम प्रोपोगेट हो रहा है। और ये सी पर क्या होगा, यहाँ पर पिस्टन वाल्व होगी, पिस्टन हेड होगा, और पिस्टन को धक्का दिया सी पर, है ना। अब सी से डी तक, अब ये सारी गैसेस जल चुकी हैं, गैसेस एक्सपेंड हो चुकी हैं, ये सारा फ्यूल का दहन हो चुका है, गैसेस एक्सपेंड हो चुकी है सी तक जाकर। अब सी से डी तक क्या होगा, आफ्टर बर्निंग जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो रिमूव होंगी। ठीक, अगर किसी कारणवश कुछ मिस फायर होता है ना, इंजन में कुछ मिस फायर होता है या कुछ गड़बड़ होती है ना, और फ्यूल बर्न नहीं हो पाता, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फ्यूल की क्वालिटी गड़बड़ हो, या स्पार्क टाइम पर नहीं हो पाए, है ना, ये ज्यादातर पुराने इंजन में होता है। तो देखिए अभी तक ए से बी तक फ्यूल आया, यहाँ पे प्रिपरेशन हुआ, इग्निशन लैग हुआ, बी से सी तक फ्यूल का बर्न हुआ, फ्लेम प्रोपोगेट हुआ, और सी से डी तक आफ्टर बर्निंग को ये दर्शा रहा है। अगर हम बी से, अगर ये वाली फ्लेम नहीं क्रिएट हो, प्रेशर राइज ना करे, है ना, यानी कि फ्यूल का दहन ना हो, तो क्या होगा, या कम हो, तो एक ये वाला देख रहे हैं आप, मॉनिटरिंग, ये इस तरह से प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी कि ए से बी तक आया, यहाँ आप स्पार्क नहीं दिखा पाए, या स्पार्क वीकर बना, कमजोर स्पार्क बना, तो ये प्रेशर कहाँ से ऐसे कुछ रिलीज होगा, ये मॉनिटरिंग प्रेशर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मॉनिटरिंग प्रेशर। ये कैसा प्रेशर है, नॉन फायरिंग प्रेशर, है ना, नॉन फायरिंग, यहाँ फायर नहीं हो पाया इसलिए ये प्रेशर कुछ ऐसे डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे टीडीसी को दर्शा रहा है। तो ये तीन स्टेजेस हैं, इग्निशन लैग, पहले में इग्निशन लैग होगा, प्रिपरेशन होगी सारी, यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर जो भी आया, टर्बुलेंस होगा ए से बी तक, फिर बी से सी तक क्या होगा, फ्लेम प्रोपोगेट होगा, फिर सी से डी तक आफ्टर बर्निंग जो भी एग्जॉस्ट गैसेज है वो रिलीज हो जाएंगी। तो ये हमने बात करी है स्टेजेस ऑफ कंबर्शन इन एसआई इंजन। पेट्रोल इंजन में ये हो रहा है, हमें हमेशा याद रखना है, एसआई इंजन, ये पेट्रोल इंजन का हमने ग्राफ बनाकर देखा है, क्रैंक एंगल वर्सेस प्रेशर। अब हम बात करेंगे नॉकिंग की। तो देखिए नॉकिंग या डिटोनेशन क्या होता है। ठीक, तो अगर मैं माइन्यूट लेवल पे ऑलमोस्ट नॉकिंग और डिटोनेशन सेम है, बट मैं अगर माइन्यूट लेवल पे और इसको देखना चाहूं, तो देखिए इसके नाम से हमें समझना होगा, डिटोनेशन, ये मैंने कोई एक्सप्लोजिव पदार्थ रख दिया तो ये डिटोनेट हुआ। डिटोनेट का मतलब ये यहाँ प्रेशर कुछ भेजा इसने, कुछ यहाँ पे रेजिस गई, कुछ यहाँ पे रेजिस गई, कुछ यहाँ पे रेजिस गई, इसका क्या है, ये फट रहा है ना, डिटोनेट हो रहा है। डिटोनेट का मतलब फट जाना है ना, विस्फोट हो जाना, है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिटोनेशन। अगर मैं डिटोनेशन की बात करूं, ये हमारा सिलेंडर है और इसके अंदर
ये पिस्टन है मान लेते हैं, और फ्यूल जो है, यहाँ पे जो फ्यूल आया है, जो यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर आया, वो डिटोनेट हो गया। उसका रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उन रीजंस को हम पढ़ेंगे, बात करेंगे उनकी आगे। तो ये अभी फिलहाल ये समझते हैं, ये फ्यूल डिटोनेट हुआ, उसका रीजन फ्यूल की क्वालिटी खराब थी, है ना, या फ्यूल का अमाउंट कम था, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो हम रीजंस के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी देखिए ये फ्यूल आया और ये यहाँ पे डिटोनेट हो गया, तो ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर प्रेशर लगा रहा है ना, कुछ प्रेशर पिस्टन पर भी लगा रहा है। तो ये ऐसा डिटोनेट फ्यूल हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये फुल एनर्जी पिस्टन को नहीं देगा। हो सकता है ये सिलेंडर को क्रैक कर दे, क्योंकि इसने इस साइड प्रेशर लगा दिया। हमें कैसा फ्यूल चाहिए? अभी हमने जैसा कि पीछे समझा था कि यहाँ पे अगर स्पार्क हो रहा है तो हमें फ्लेम के रूप में चाहिए, ऐसे ये एक फ्लेम प्रोपोगेट हो, जो बी से सी तक हो रहा था ना, ये फ्लेम प्रोपोगेट हो, और यहाँ पे जो पिस्टन है इसको नीचे की तरफ धक्का दे। हमें फ्लेम प्रोपोगेट करना है फ्यूल का दहन करके। अगर फ्यूल की क्वालिटी सही नहीं होगी तो फ्यूल क्या होगा? डिटोनेट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक, तो ये डिटोनेशन करा, बड़ा माइन्यूट सा लेवल है इस पे, बड़ा माइन्यूट सा अंतर है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे नॉकिंग की। ठीक, अब नॉकिंग के केस में अगर मैं बात करूं तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। ये मैंने एक इंजन ले लिया, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, इंजन को लिटा दिया है। अभी तक हम वर्टिकल इंजन देख रहे थे, ये मैंने हॉरिजेंटल इंजन ले लिया है, सिंपल। और यहाँ ये पिस्टन है, ठीक, इंजन को लिटा दिया है बस मैंने। ठीक, यहां कहीं स्पार्क है, मान लेते हैं यहां कहीं स्पार्क लगे। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं? यहां से फ्लेम प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये यहां से फ्लेम हमने प्रोपोगेट किया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां से ये हमने फ्लेम प्रोपोगेट किया। ठीक, तो यहां पिस्टन को धक्का लगा, इस लास्ट एंड में जाके और पिस्टन मूव हो रहा है ना, सारी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। अब ध्यान से समझिए, मैं जो कहने जा रहा हूं, ये हमारे पास इंजन है। पहली कंडीशन तो क्या है, जो अभी हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा, इसमें क्या है? नॉर्मल कंबर्शन हो रहा है ना, ये फ्लेम प्रोपोगेट हुआ और पिस्टन को धक्का दिया इसने, पिस्टन नीचे पहुंच गया, नीचे जा रहा है ना, और सारी साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। अब इस सेकंड पोजीशन में मैं क्या कह रहा हूं, इसे देखिए, यहां पर कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर आया, यहाँ कहीं वाल्व होगा, यहाँ कहीं वाल्व होगा ना, इनलेट वाल्व, तो यहां से एयर फ्यूल का मिक्सचर आया, है ना। अब मान लेते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट का एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर है, एक स्मॉल अमाउंट का कुछ अमाउंट एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पहुंच गया, जो पहले आया था। कुछ टाइम लेगा ना फ्यूल एंटर करने में, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लेगा एंटर करने में। तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ फ्यूल इनिशियली आ गया, अब भी फ्यूल आ रहा है, तो ये कुछ फ्यूल आ गया, अब भी कुछ फ्यूल आ रहा है, तो ये फ्यूल आ गया, है ना। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसे तीन कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर लूं, यानी कि ये चैम्बर ए, ये चैम्बर बी, और ये चैम्बर सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये सारे तीनों चैम्बर्स फिल हो गए, इमेजिनरी चैम्बर मान लेते हैं समझने के लिए, ये फ्यूल की क्वांटिटी पूरी आ गई। अब हमें क्या करना है? स्पार्क करना है, और स्पार्क करके ये फ्लेम क्रिएट हो रहा है, जैसा कि अभी हमने समझा, ये फ्लेम क्रिएट हो रहा है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये फ्यूल आया, और ये जो पहले फ्यूल आ चुका था, ये वाला फ्यूल, स्टेज 1 का फ्यूल, ये जो पहले आ चुका था, है ना, तो क्या हुआ, इस फ्यूल के पहले आने से यहाँ इसका टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया। और जबकि फ्यूल कैसे जलना चाहिए था, जब हम चिंगारी दिखाएं तब फ्लेम प्रोपोगेट हो, तब फ्लेम प्रोपोगेट हो, ये जैसा पहले हम फिगर में देख रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए कि हमने चिंगारी दिखाई भी नहीं, हमने स्पार्क जनरेट भी नहीं किया, इस फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आ गया, स्टेज 1 के फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आ गया, जिसके कारणवश क्या हुआ, देखिए, जिसके कारणवश क्या हुआ, ये पिस्टन है यहाँ पर,
है ना। इसका सेल्फ टेम्परेचर आ गया, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आ गया, इसने अपना फ्लेम क्रिएट कर दिया, इसने अपना एक छोटा फ्लेम क्रिएट कर दिया। ध्यान से समझिए, अब हमारा क्या सिचुएशन हुई, अब यहाँ पे हमने स्पार्क जनरेट किया जो होना चाहिए था बाय डिफॉल्ट, तो यहां से अब एक इस फ्लेम क्रिएट हो गया। ध्यान से समझिए, ये फ्लेम कहाँ स्ट्राइक करना चाहिए था, पिस्टन के हेड के ऊपर। बट इस फर्स्ट स्टेज में सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आने की वजह से ये एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लेम क्रिएट हो गया, और ये दोनों फ्लेम आपस में क्या हो गए, टकरा गए। ये आपस में टकरा गए यहाँ पर। तो इस फ्लेम में इतनी पावर नहीं है कि ये इस बड़े वाले फ्लेम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, बट स्टिल कुछ एनर्जी ये हमारी क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। इन दोनों फ्लेम्स के आपस में टकराने को ही नॉकिंग बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, इन दोनों फ्लेम्स के आपस में टकराने को ही हम नॉकिंग बोल रहे हैं। जब ये दोनों फ्लेम आपस में टकराते हैं तो मेटेलिक साउंड होगी। कैसी मेटेलिक साउंड्स आएगी इनके टकराने से, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉकिंग। ये क्या हो रहा है, नॉक हो रहा है, आपस में टकरा रहे हैं, नॉकिंग। मेटेलिक साउंड क्रिएट हो रही है इंजन के अंदर। बात समझ में आई, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब नॉकिंग के कुछ रीजंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। उसमें से एक फैक्टर ये है, देखिए, नॉकिंग किस वजह से हो सकती है, फ्यूल इम्प्योर है ना, उसका ऑक्टेन नंबर बहुत कम है ना, हमने देखा था ऑक्टेन नंबर जब पढ़ा था। और उसकी क्या हो सकता है, इंजन की शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है नॉकिंग। ठीक है, अब उसमें से एक रीजन ये भी है, देखिए, ये इंजन का जो साइज है वो बहुत लंबा है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इंजन की लेंथ को ज्यादा बढ़ा देंगे तो भी नॉकिंग की सिचुएशन बनेगी, नॉकिंग क्रिएट होगी इंजन के अंदर। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे आगे। तो अब इस फिगर की सहायता से समझते हैं, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अगर मैं इस फिगर की सहायता से समझूं, ये नॉर्मल कंबर्शन है ना। अगर मैं कंबर्शन ऑफ नॉकिंग बोलूंगा तो ये एबनॉर्मल कंबर्शन भी बोल सकता हूं उसको, है ना, नॉर्मल और एबनॉर्मल कंबर्शन। ठीक, अब देखिए, यहां से ये फ्लेम यहां कहीं स्पार्क होगा, पॉइंट ए पर ये फ्लेम क्रिएट होगा, और ये जो यहाँ पर है ये पिस्टन को धक्का मार रहा है ना, ये हैचिंग जो दिखा रहा है, यहाँ आके कहीं पिस्टन होगा, तो ये पिस्टन को धक्का मारा, तो देखिए ये कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के एंड में यहाँ कहीं हमने स्पार्क जनरेट करा, इग्निशन किया, और फिर ये यहाँ कहीं से बर्न होना शुरू हुआ, और ये प्रेशर राइज हुआ, और ये फॉल हुआ, है ना। तो ये किसकी क्या हो गई कंडीशन, नॉर्मल कंबर्शन की, ये हमें चाहिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एबनॉर्मल कंबर्शन या नॉकिंग। ठीक है, नॉकिंग कैसे हो रही है वो देखते हैं। नॉकिंग के रीजन क्या है, इम्प्योर फ्यूल हो, शेप और साइज किसका, इंजन का, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको देखेंगे। अब फिलहाल ये देखिए, ए से फ्लेम जनरेट हुआ, और यहाँ पे ये सिलेंडर पर होना चाहिए था, बट यहाँ डी पर इसने अपना एक फ्लेम क्रिएट कर रखा है छोटा सा, ये देख रहे हो। तो जो नॉर्मल फ्लेम आ रहा था वो यहां तक ये एनर्जी उसने प्रोड्यूस करी, जो कि होनी ये चाहिए थी। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये छोटा फ्लेम इसको टकरा गया, आपस में नॉक हो गया, आपस में टकरा गए, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस हुई। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये देखिए, यहाँ ये कंपैरिजन हुआ, यहाँ ये स्पार्क जनरेट किया, यहाँ से ये प्रेशर राइज हुआ, और ये देखिए यहाँ पे ये वाइब्रेशंस बढ़ गए, ये क्या है, नॉकिंग। इसमें ये जो दर्शाया आपने ये नॉकिंग की वजह से आया है, अदरवाइज हमें ग्राफ ऐसा मिलना चाहिए था, स्मूथ ये होना चाहिए था, बट हमें मिल क्या रहा है, ये मिल रहा है। तो ये क्यों है, ड्यू टू नॉकिंग। नॉकिंग के फैक्टर्स में हम बात करेंगे इसी चैप्टर में। अब आगे देखते हैं, पहले ये स्टेजेस ऑफ कंबर्शन इन ए सीआई इंजन। अब हम देखेंगे, अभी हमने पेट्रोल इंजन की बात करी, अब हम डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, है ना। और डीजल इंजन में भी हमने वही सेम किया हुआ है, देखिए, यहाँ क्रैंक एंगल्स ले लिए, यहाँ हमने प्रेशर ले लिया बार्स में। ठीक, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, वही चीज होगी। देखिए ये राइज हुआ, यहाँ कहीं पॉइंट ए पर हमारा क्या हुआ, इंजेक्शन स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे हम फ्यूल को स्प्रे कर रहे हैं ना,
डीजल को स्प्रे कर रहे हैं कंबर्शन चैम्बर के अंदर। तो ए से बी तक क्या हुआ, डीजल स्प्रे हो रहा है ना। ए से हमने स्प्रे करना शुरू करा, अभी भी स्प्रे हो रहा है, स्प्रे हो रहा है, स्प्रे हो रहा है, यहां पर कट हुआ, कहां पर, पॉइंट बी पर। ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हुआ, स्टार्ट ए से किया हमने, इंजेक्शन किया, इंजेक्शन के बाद यहाँ सारा वही प्रोसेस हुआ जो यहाँ हम पेट्रोल में देख रहे थे, यहाँ पर ए और बी से, है ना, इग्निशन लैग वाले केस में। तो देखिए, तो ए से इंजेक्शन हुआ और बी से कहीं जाके कंबर्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, बी से कहीं इसमें आग लगी, कंबर्शन टेक प्लेस, है ना, कंबर्शन हुआ। तो यहां से ये फ्लेम प्रोपोगेट करेगा, कहां तक करेगा, इस पोजीशन तक, यहां तक कहीं। और फिर प्रेशर आफ्टर बर्निंग शुरू हो जाएगी, वही चीज बता रहा है, यहां से ये आफ्टर बर्निंग शुरू हो जाएगी। अब देखो, अगर ये नॉन फायरिंग रहेगा तो ये मॉनिटरिंग रहेगा। ये वही वाला ग्राफ दिखा रहा है, देखिए जो हमने पीछे समझा था, ये हो गया। ये इंजेक्शन को दर्शा रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक, इसको देखिए आगे समझते हैं हम। मैं इतने पोर्शन को जूम करने की कोशिश करता हूँ, इतने पोर्शन को, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसको हम समझेंगे। ये देखिए, ए से, यहां से कहीं से मैंने इंजेक्शन स्टार्ट किया, बी से देखिए स्टार्ट ऑफ कंबर्शन, बी से कहीं से स्टार्ट, यहां से भी कंबर्शन स्टार्ट हुआ, ये प्रेशर राइज हो रहा है। ठीक, अब देखिए सी तक के टाइम को ये इग्निशन डिले कह रहा है, वहां पे क्या कह रहा था, इग्निशन लैग। पेट्रोल इंजन में क्या हो रहा था, इग्निशन लैग, और यहां इसने क्या बोल दिया, इग्निशन डिले। देखो, इग्निशन डिले। ठीक, तो देखिए यहाँ ए से कहीं से स्टार्ट हुआ और बी से कंबर्शन हुआ, और वो वहां प्रेशर राइज हो रहा है, वही आगे पीछे जो ग्राफ हमने देखा है वही सब चल रहा है। ठीक, सी को क्या बोल रहा है, इग्निशन डिले, वहां इग्निशन लैग बोल रहा था, यहाँ डिले बोल रहा है। ठीक, ऑलमोस्ट दोनों एक ही बात है। डी को ये मिक्सिंग पीरियड बोल रहा है, ये टाइम मिक्सिंग पीरियड है ना। ई को इंटरेक्शन पीरियड बोल रहा है, ये इंटरेक्शन पीरियड है। ठीक, ओवरऑल अगर देखा जाए, ये दोनों को मिला के यही डिस्टेंस है, ये सी ही है। आप इसको इग्निशन डिले बोल सकते हो। बट इसमें अगर हम फर्दर डिविजन्स करते हैं तो यहाँ पे केमिकल और फिजिकल डिले आते हैं। केमिकल डिले क्या है, जो केमिकली रिएक्शन हो रहा है और वो बर्न होने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, फिजिकल डिले में दोनों में मिक्सिंग वगैरह हो रही है प्रॉपरली। तो केमिकल और फिजिकल डिले इसी सी के अंदर आते हैं, इग्निशन डिले के अंदर आते हैं। ठीक, अगर इग्निशन डिले को हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो केमिकल और फिजिकल डिले में कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पर इसका नॉकिंग फिनोमेना समझते हैं। अब इसका नॉकिंग फिनोमेना समझने के लिए मैं अगेन एक इंजन ले लेता हूँ, उसी फैक्टर से हम समझते हैं, है ना। तो ये यहाँ कहीं पिस्टन है, यहाँ अब क्या है, इंजेक्टर, क्योंकि ये डीजल का केस है। ठीक, अब यहां से हम फ्यूल को स्प्रे कर रहे हैं। ठीक, अब हम मान लेते हैं यहाँ ये फ्यूल स्प्रे हो रहा है, ये कुछ टाइम के लिए स्प्रे होगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ फ्यू ड्रॉपलेट्स आई हुई हैं, 4 ड्रॉपलेट्स है ना, 4-5 ड्रॉपलेट्स, कहने का मतलब कुछ अमाउंट ऑफ डीजल यहाँ पे आया हुआ है। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पर सेल्फ इग्निशन, इसका टेम्परेचर आ गया। क्यों आ गया, प्रेशर राइज होने की वजह से। ये डिपेंड करेगा सीटेन नंबर पर, ये डिपेंड करेगा फ्यूल की क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर, बहुत सी बार इंजन के शेप साइज पर, फ्यूल के टर्बुलेंस पर, कितना टर्बुलेंस होकर आ रहा है ना, टेम्परेचर कितना है इंजन का, प्रेशर कितना है इंजन का, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। इन फैक्टर्स को हम आगे देखेंगे। तो ये फ्यूल जैसी जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल आ चुका था पहले, वो ये आ गया। अब भी फ्यूल आ रहा है कंटिन्यूसली, इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आ गया, क्योंकि इंजन की लेंथ आपने बहुत ज्यादा दे रखी है। तो यहां से एक स्मॉल अमाउंट फ्लेम जनरेट होगा, छोटा फ्लेम। अब यहाँ ये एक बड़ा फ्लेम जनरेट हो रहा है, तो ये इसकी एनर्जी को जो प्रॉपर पिस्टन पर पड़नी चाहिए थी उसको डिस्टर्ब कर देगा, उस स्मॉल अमाउंट को, एनर्जी को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये दोनों आपस में फ्लेम टकरा रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, मेटेलिक साउंड हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, नॉकिंग, है ना। नॉकिंग क्या हो सकती है, किसी हॉट स्पॉट से भी हो सकती है। एक आपके पास पुराना इंजन है, काफी दिनों से चल रहा है, तो यहाँ कार्बन डिपोजिशन हो गए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ कार्बन डिपोजिशन होके यहाँ पर रेड हॉट जल रहा है, एकदम लाल सरिया जैसे जलती है, आप ज्यादा देर तक बर्न कर दो ये, तो इसकी वजह से कुछ फ्यूल में आग लग गई। तो यहाँ से ये फ्लेम क्रिएट हो रहा है और यहाँ से ये आग लग रही है, तो ये छोटा फ्लेम नॉकिंग हो गया।
अब बहुत सी बार स्पार्क प्लग से हो जाता है, स्पार्क प्लग में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है। अगर मैं एसआई इंजन की बात करूं, यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रोड रेड हॉट हो गया बिल्कुल, है ना, तो क्या होगा, स्पार्क का टाइम भी नहीं आया जनरेट होने का, इस रेड हॉट सेंट्रल इलेक्ट्रोड की वजह से ही स्पार्क इसमें आग लग गई फ्यूल में। तो नॉकिंग के बहुत सारे रीजन है, उन्हें देखेंगे। चलिए अब फिलहाल यहाँ देखते हैं हम। आप कोशिश करिए ये तीनों फिगर ऐसे ही अलाइन करके बनाएं, ठीक। तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये प्रेशर और टाइम के बीच में मैंने लिया है स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन, यहाँ पे इंजेक्शन स्टार्ट हुआ अभी जो हमने बात करी थी। स्टार्ट ऑफ कंबर्शन, यहाँ पे कंबर्शन स्टार्ट हुआ, ये टीडीसी है। तो ग्राफ हमारा कैसे बना, ये कुछ ऐसे बना जो हमें चाहिए था। देखिए यहाँ पे क्या है, इंजेक्शन, कंबर्शन, और ये डिले पीरियड है ना, ये डिले पीरियड है जो हमने अभी ग्राफ में देखा, है ना, ये वाला इग्निशन डिले। ये सी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये सी क्या है, यहाँ पे देखिए ये सी है, ठीक है, इग्निशन डिले। ये टोटल इंजेक्शन टाइम दिखा रहा है, ये एंड ऑफ इंजेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे इग्निशन डिले कम है। अब आप आगे सेकंड फिगर में देखेंगे तो देखिए पीक यहाँ पर आ रहा था, इस सेकंड फिगर में पीक यहाँ पर है, और यहाँ इग्निशन डिले आप देखेंगे तो बढ़ गया, है ना। थर्ड फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत बढ़ गई, और ये पूरा पीक भी स्मूथ नहीं गया और यहां से लौट आया। क्यों, यहाँ इग्निशन डिले और बढ़ गया। कहने का मतलब मेरा ये है, जितना कम इग्निशन डिले होगा आपको पावर उतनी अच्छी मिलेगी। जैसे जैसे इग्निशन डिले बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पावर लॉस होती जाएगी। बात समझ में आ रही है। इग्निशन डिले पढ़ेगा कैसे, आपको याद करना होगा, C10 नंबर में हमने देखा था। C10 नंबर की वैल्यू अगर आप कम कर देंगे तो इग्निशन डिले पीरियड बढ़ जाएगा, ए से बी तक का टाइम बढ़ जाएगा, सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इग्निशन डिले डायरेक्टली डिपेंड करता है C10 नंबर पर भी। तो हमें क्या करना है, इग्निशन डिले को मिनिमम रखना है, कम से कम रखना है। आप कहें इग्निशन डिले 0 हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ए से बी तक, यहाँ ए से बी तक आने में इसे कुछ टाइम लगेगा, है ना, फिजिकली कुछ टाइम लगेगा, कुछ केमिकल एक्शंस होंगे इसमें, उसके बाद फ्यूल का दहन होगा। मगर ये कर सकते हैं हम, फ्यूल की क्वालिटी इंक्रीज करके, इंजन की शेप चेंज करके इग्निशन डिले को मिनिमाइज कर दें, कम कर दें, ठीक है। तो हमें ये वाला ग्राफ, ये नॉर्मल कंबर्शन है, ये फर्स्ट वन सिचुएशन हमें चाहिए, ठीक। ये देखिए ये इसमें दिखा रहा है, अगर टाइम और प्रेशर में एसआई में अगर वो बना रहा है तो कुछ ये सिचुएशन बनती है ना, नॉकिंग के दौरान। अगर वो यहाँ सीआई में बना रहा है तो देखो ये टीडीसी के बाद, यहाँ पे टीडीसी के बाद वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं, है ना, नॉकिंग की वजह से। यहाँ पे देखिए टीडीसी से पहले ही गड़बड़ शुरू हो जाती है डीजल इंजन में। तो हमें ये समझना होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे शेप और साइज की। अगर हम नॉकिंग को कम कर दें तो कैसे हो सकता है। देखिए ये अगर हम इस शेप का, अभी तक हमने जो पढ़ा वो सिलेंडर कुछ ऐसे था, ठीक है, आई टाइप सिलेंडर में पढ़ा, यहाँ कहीं आपके वॉल्स लगे थे, ये स्पार्क प्लग था। तो ऐसा ही इंजन की अगर हम बात करें, पेट्रोल इंजन की बात करें, तो उनका कंबर्शन चैम्बर अगर हम चेंज कर दें, देखो टी हेड टाइप बना दें, तो फ्यूल कहाँ से आएगा, देखो फ्यूल यहाँ से आया, यहाँ टर्बुलेंस क्रिएट होगा, भंवर क्रिएट होगी, आपस में मिक्सिंग और अच्छी हो जाएगी, है ना, और फिर यहाँ आएगा। तो इससे क्या होगा, नॉकिंग कम हो जाएगी, डिटोनेशन कम हो जाएगा फ्यूल का, अगर हम शेप ये कर दें इंजन की, ठीक। या फिर ये एल हेड टाइप ले लें, देखो इनलेट एग्जॉस्ट दोनों यहाँ लगे हुए हैं, साइड व्यू बनाया हमने, यहाँ टर्बुलेंस करके आएगा। या फिर ये वाला शेप ले लें, ये भी एल टाइप है ना, या कुछ ये शेप ले लें, तो यहाँ से आएगा, यहाँ टर्बुलेंस क्रिएट होगा, ठीक। कुछ ये ले लें। तो इंजन की शेप बदल कर, इंजन की शेप चेंज करके हमने नॉकिंग को कम कर लिया जो कि हमें चाहिए। तो हम कास्टिंग के दौरान ही इंजन की शेप को चेंज कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं जिससे नॉकिंग डिटोनेशन कम हो जाएगा, ठीक है, और इकोनॉमिकल भी रहेगा। अगर हम पेट्रोल डीजल इंजन की बात करें,
ये हमने अभी जो देखे वो पेट्रोल इंजन के थे, अब हम डीजल इंजन के देख रहे हैं। तो डीजल इंजन में हम कुछ ऐसे शक्ल सूरत कर दें, पिस्टन की स्प्रे फॉर्म को कुछ ऐसे करें तो नॉकिंग कम हो जाएगी, या कुछ ऐसे भेजें, है ना, हेमी स्पेरिकल टाइप, या ऐसे कुछ कर दें, सिलेंडर चैम्बर को ऐसे कुछ बना दें, यहाँ स्प्रे करें तो यहाँ टर्बुलेंस क्रिएट होगा, है ना, कुछ ऐसे कर दें, ठीक। या फिर डीजल के केस में बहुत सी बार प्री चैम्बर भी हम बना देते हैं, ये यहाँ कहीं नोजल है, ये प्री चैम्बर हमने बना रखा है, यहाँ से फिर हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्री चैम्बर में भेजने के बाद हम मेन सिलेंडर में भेज रहे हैं, जिससे क्या होगा, नॉकिंग कम हो जाएगी। आजकल जो हम सारे काम करते हैं वो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी से करते हैं, इलेक्ट्रिकली ही करते हैं। तो इसको हम समझेंगे आगे नेक्स्ट यूनिट में। फिलहाल आप ये समझिए, ये देखिए, ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली गवर्न हो रहा है ना, इसके थ्रू, ईसीयू के थ्रू। और सारे हमने इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट्स इसमें लगा रखे हैं, है ना, बैटरी सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ये बता रहा है ईसीयू। तो ईसीयू के थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ सारी हर जगह हमने सेंसर्स लगा दिए, केम सेंसर, क्रैंक सेंसर, है ना। तो ये सारे सेंसर हमने सारी जगह सेंसर फिट कर दिए, सेंसर सेंस करेगा और ईसीयू को डाटा भेजेगा। ईसीयू क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा कितना फ्यूल भेजना है, कब स्पार्क करना है, वो सारी चीजें कौन बताएगा, ईसीयू। ईसीयू कैसे बिहेव करेगा, मिनी कंप्यूटर की तरह। इसको हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे जब हम सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे गाड़ी के बारे में, ठीक। इस यूनिट में ये एक स्मॉल टॉपिक आया था तो ये मैंने रखा हुआ है। इसमें हम सीधे सिंपल फिलहाल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि ईसीयू एक मिनी कंप्यूटर है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है सारे सेंसर्स को, और सेंसर अलाउ कर रहे हैं कितना फ्यूल इंजेक्ट होगा, कब स्पार्क होगा, है ना। कैसे कर रहे हैं, क्रैंक की पोजीशन को देखिए, क्रैंक कितने एंगल पे है, वो सेंसर जाके किसको भेजेगा, ईसीयू को, है ना, इस मास्टर कंप्यूटर को, इस मिनी कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर डिसाइड करेगा कितना फ्यूल भेजना है, कब स्पार्क करना है ना। अब थ्रॉटल बॉडी सेंसर हमने लगा रखा है, एक्सीलेटर पे हमने सेंसर लगा रखा है, ब्रेक्स पे सेंसर लगा रखा है, ड्राइवर की क्या मूवमेंट है वो सब यहाँ पे ईसीयू को आके कैप्चर हो, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे। ये सारा डाटा बता रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल का, कि कैसे कैसे डाटा भेजा जाता है ना, ईसीयू को कैसे कैसे डाटा भेजा जाता है, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। अब बात करेंगे पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की। पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या है, देखिए, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, हमारे पास एक मटेरियल है जो क्वार्ट्स हो सकता है, केन शुगर हो सकता है ना, रॉचिल सॉल्ट हो सकता है, ये सारे मैंने पीडीएफ आपको भेजा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस मटेरियल को अगर मैं ले लेता हूं, तो अगर इस मटेरियल को ले लेता हूं और इसको मैं कंप्रेस करूं, दोनों तरफ से प्रेस करूं इसको, यहां से और यहां से, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये मुझे वोल्टेज देगा, यहां से मुझे कुछ वोल्टेज मिल जाएंगे। और इसके विपरीत, ये तो अभी मैंने कंप्रेस किया, अगर मैं इसमें टेंशन क्रिएट करूं, यहां से खींचूं और यहां से खींचूं, है ना, माई मीन कि अगर मैं वोल्टेज इसको दूं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसमें टेंशन क्रिएट होगी, ये कुछ टेंशन क्रिएट होगी ऐसे, है ना। तो इस फिनोमेना को, पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के फिनोमेना को लेकर हमने इंजेक्टर बनाया है। ऑटोमोबाइल्स में हमने क्या प्रयोग किया, इसको प्रयोग करके इंजेक्टर बनाया। ये देखिए, ये सारे मटेरियल्स बता रहा है, ये मटेरियल आपको याद होने चाहिए, ये पीजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स है, ठीक है। 88 में ये इन्वेंशन हुआ था, ठीक। ये सारे आपको डाटा याद होना चाहिए। इसकी ये वर्किंग भी हमने दे रखी है ना। अब ये कैसे वर्क वर्क करता है, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मटेरियल है, ये पीजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल है यहाँ पे, ठीक। हमने इसको कुछ वोल्टेज देंगे तो ये देखिए क्या करेगा, यहाँ हमने समझा, अगर इसको वोल्टेज देंगे तो इसमें स्ट्रेन आएगा, बाहर की तरफ ये फैलेगा। तो हमने इसको वोल्टेज दिए तो ये बाहर की तरफ फैलेगा, तो देखो यहाँ पे ये इसको कंप्रेस करेगा, ये इसको कंप्रेस कर रहा है, यहाँ ये कंप्रेस हो रहा है। जैसे ही ये कंप्रेस होगा तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स से ये पीछे बैकवर्ड मूवमेंट लेगा, ये निडल वाल्व क्या होगी, बैकवर्ड मूवमेंट लेगी। अभी तक ये निडल वाल्व काय से हट रही थी, अपनी सीट से, अपने सीट से जब इसे हटाना होता था तो हम यहाँ हाई प्रेशर डीजल भेजते थे, यही तो कर रहे थे। अब ये निडल वाल्व अपनी सीट से कैसे हट रही है, ये इस इफेक्ट के कारण, पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के कारण, ठीक है। तो ये निडल वाल्व हट जाएगा और यहाँ से फ्यूल स्प्रे हो जाएगा कंबर्शन चैम्बर के अंदर,
ठीक। जो भी एक्स्ट्रा फ्यूल होगा, जो भी एक्स्ट्रा डीजल होगा, उसे ध्यान से देखिए, यहाँ पीछे एक मैंने ये पाइप लगा रखा है, ये वाला, ये रिटर्न चला जाएगा कहाँ, फ्यूल टैंक में। बात समझ में आ रही है? तो हमने ये पीजो एलिमेंट का यूज करके, पीजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का यूज करके हमने अपना इंजेक्टर डिजाइन कर लिया, और बड़ी इजीली डिजाइन हो गया। इसकी ये एडवांटेजेस है ना, इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, बेटर रहता है, डिपलिंग नहीं होती इसमें, तो ये सारी एडवांटेजेस हैं इसकी। चलिए, इसमें अगर कोई भी डाउट है तो पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे सीखेंगे।